हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर को, जिसमें हम मेटल नॉन मेटल के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग रिलेटेड सभी तरीके के क्वेश्चंस आज हमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहला मेटल नॉन मेटल के फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेटल नॉन मेटल में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे मेटल्स है वो शो नहीं करते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज गिवन है? चार। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो क्या हमारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस, हमारे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है और ये हमारे बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बी में बोला गया है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं नेचर में। यस, हमारे जो मेटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको स्ट्रक करते हैं या उन पर हम किसी ऑब्जेक्ट को मारते हैं। थर्ड दे रखा है इसमें हमारे पास डलनेस। जो हमारे मेटल होते हैं वो जनरली लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब ये है कि उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी? शाइन देखने को मिलेगी, उनके अंदर डलनेस देखने को नहीं मिलेगी। और हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल के अंदर देखने को नहीं मिलती, बल्कि मेटल हमारे डक्टाइल भी होते हैं, उनके अंदर डक्टिलिटी भी प्रोड्यूस प्रेजेंट होती है कि हम उनको खींच करके एक पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। अभी हमने डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा। वो मेटल्स की एबिलिटी जो उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर देती है, वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरसिटी या फिर कंडक्टिविटी। तो वो है हमारी इसमें डक्टिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3, aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? क्या बोला गया है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है उसका यूज किया जाता है खाना बनाने वाले जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके लिए। उसके अंदर बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमारा एल्यूमिनियम के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम उसको कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो यस, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से अपने अंदर से हीट पास करती है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम हमारा एक मेटल है और मेटल के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत गुड होती है। तो यानी इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेकंड में बोला गया है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें खाने को बनाना है, खानों में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड नहीं की जाती है। थर्ड दे रखा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का भी कोई हमारा यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल से मैच नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो मेटल है उनके अंदर डक्टिलिटी देखने को मिलती है। तो फोर्थ दे रखा है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यस, जो हमारा एल्यूमिनियम है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा से भी उसको टेम्परेचर देने पे वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बी सी और डी में कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ दोनों आते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। Question number 4, which one of the following metals do not react with cold as well as हॉट वाटर? हमें बताना है ऐसे कौन से मेटल हैं इनमें, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन में, जो हमारा कोल्ड वाटर के साथ साथ हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है हमारा इसमें सोडियम। तो जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी सबसे
टॉप पे प्रेजेंट है किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। और ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, तो सोडियम हमारा नहीं होगा। सेकंड है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एज कंपैरिजन टू सोडियम। वही अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम नहीं रिएक्ट करता कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट है हमारा इसमें Fe आयरन। Fe जो है ना ही तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। कौन से ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी जब हम आयरन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, स्टीम के साथ। रिएक्शन होगी हमारी Fe को जब हम H2O यानी गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि स्टीम की बात की जा रही है, तो जब Fe को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी। नाउ रिएक्शन को बैलेंस करने पर ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये जो हमारा Fe3O4 है ये क्या है, ये हमारा एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। FeO और Fe2O3 का मिक्स्ड ऑक्साइड है क्या, Fe3O4। यानी फिफ्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्या होगा जब हम कैल्शियम को ट्रीट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास इसमें गिवन है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सेकेंड है इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, वो वाटर के साथ वायलेंटली यानी तेजी से रिएक्ट करेगा। थर्ड दे रखा है इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, वो धीरे से वायलेंटली से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और फोर्थ है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस के बबल की फॉर्मेशन होगी जो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाएगी। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा कैल्शियम वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है तो वो वाटर के साथ बहुत लेस वायलेंटली से रिएक्ट करता है, साथ ही साथ बबल फॉर्मेशन होने की वजह से सरफेस पे वो फ्लोट करने लगता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका वो करेक्ट आंसर। Question number 7. Generally, metals react with acids to give salt and hydrogen gas. जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके किसकी प्रोडक्शन करते हैं, सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। ऐसा कौन सा मेटल एसिड है जो हमारा हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं करेगा मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। तो देखो हमारे पास वो एसिड कौन सा है, H2SO4, HCl, HNO3 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो यहाँ पे हमारा HNO3 है यानी ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड जो है हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं करता मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, क्योंकि ये जो हमारा HNO3 है ये क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है रिएक्शन में, ये जो नाइट्रिक एसिड है खुद ऑक्सीडाइज होकर किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, वाटर की फॉर्मेशन कर लेता है और खुद रिड्यूस होकर के किसमें चला जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसी वजह से जो हमारा HNO3 है वो एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन को नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 8, द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया इज, हमें यहाँ पे बताना है चार ऑप्शन में से कि जो हमारा एक्वा रीजिया है उसका क्या कॉम्पोजिशन है। तो जो हमारा एक्वा रीजिया है वो हमारा डाई कंसंट्रेटेड एसिड यानी कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का क्या होता है, रेशियो होता है, जिसमें HCl का रेशियो होता है 3 और कंसंट्रेटेड HNO3 का रेशियो होता है 1। ठीक है, जो हमारा एक्वा रीजिया होता है वो हाईली कोरोसिव होता है नेचर में, फ्यूमिंग येलो कलर का रेड लिक्विड होता है, ये मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। इसमें बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है नोबल गैस के मेटल के साथ बेंडिंग करने की, जैसे गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमारा कंसंट्रेटेड HCl एसिड भी है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयनिक नहीं है। पहला दे रखा है हमें KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या पोटेशियम क्लोराइड हमारा एक आयनिक सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड है? तो हम देखेंगे कि जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रही है KCl में। देखो कि एक हमारा मेटल हो जाएगा, Cl नेगेटिव हमारा एक नॉन मेटल हो जाएगा। वहीं ये हमारा आयनिक कंपाउंड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। वहीं CCl4 भी क्या है, हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, यानी सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड हमारे एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयनिक कंपाउंड ना होकर के कैसे के हैं, कोवेलेंट नेचर के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, two ores A and B are taken on heating, और A gives C2 यानी C2 की फॉर्मेशन करता है, वहीं बी गिव्स SO2। ये जो हमारा ये C2 है, ये C2 ना होकर के क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो दो ओर्स हैं A और B, जिनको हीट करने पर जो हमारा A है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जो हमारा B है वो सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। देन व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स, क्या कौन से हम स्टेप को कंसिडर करेंगे जब हम उन्हें मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर ओर की बात करें, तो जो ओर ए है वो हमारा किसका है, कार्बोनेट का ओर है, क्योंकि कार्बोनेट का ओर ही कौन सी गैस को प्रोड्यूस करता है, CO2 को। और बी है हमारा इसमें किसका ओर, सल्फाइड का ओर, क्योंकि सल्फाइड ओर ही कौन सी गैस को प्रोड्यूस करता है, SO2 को। अब जो हमारा कार्बोनेट का ओर है, इस कार्बोनेट को ओर में से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं, कैल्सिनेशन का। और सल्फाइड के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं, रोस्टिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ओर आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम क्या करेंगे, ओर को उनके ऑक्साइड्स में चेंज करेंगे। कन्वर्ट द ओर्स टू देयर ऑक्साइड्स। तो पहला है हमारे पास इसमें ओर ए, जो किसका ओर है, कार्बोनेट का ओर है, जिसमें कैल्शिनेशन के प्रोसेस से क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में। यानी हमें मेटल ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें और बी, जो किसका और है, सल्फाइड का और है, जो रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस
होगी। अब हमारे मेटल ऑक्साइड्स आ गए, अब हमें इन मेटल ऑक्साइड्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कार्बन का कोक होता है, जिससे हम उसको रिड्यूस करेंगे। नाउ रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, डन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होता है, कार्बन। और कार्बन में भी किसको यूज करेंगे, हम इसके अंदर कोक को यूज करेंगे। यानी जब हमारा मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो हीट करने पर वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटल में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका कुछ हमें वहां पे बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई जेड, एक्स रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। देखो हमारे पास यहाँ पे कितने मेटल्स दे रखे हैं, तीन, एक्स वाई और जेड, जिसमें एक्स रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, वाई करता है हॉट वाटर के साथ, और जेड करता है सिर्फ स्टीम के साथ। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको उनकी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ कौन सा मेटल जाता है, वो है हमारा इसमें पोटेशियम। ठीक है। वाई जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हॉट वाटर के साथ। तो हॉट वाटर में हो गया हमारा इसमें मैग्नीशियम। पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं एमजी से। जेड रिएक्ट कर रहा है सिर्फ स्टीम के साथ। तो स्टीम में क्या आता है हमारा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी एल। अब बोला गया है हमें उनको इनके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखो के एन ए, ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, के यानी पोटेशियम। तो एक्स हमारा हाईली रिएक्टिव होगा, देन हमारा आता है मैग्नीशियम, वाई, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा इसमें जेड। तो ये हो गया हमारे सारे मेटल्स को इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर अरेंज करके। Question number 12. Give the steps involved in the extraction of metals of low and medium reactivity from their respective sulfides। और हमें स्टेप्स बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होंगे जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वो कौन से मेटल होंगे, लो रिएक्टिविटी सीरीज के और हमारे मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के, और उनके ओर्स कौन से हैं, सल्फाइड के ओर्स हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है इसमें लो और मीडियम रिएक्टिविटी में। ठीक है। लो और जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं, उनको सल्फाइड ओर में से जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। एक होता है इसमें रोस्टिंग, और दूसरा होता है इसके अंदर रिडक्शन। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में जो हमारा सल्फाइड का ओर होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, और जो हमारा रिडक्शन होता है उसमें हम मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मेटल के अंदर, किसका यूज करके, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग में होगा क्या,
रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सल्फाइड के ओर को मेटल ऑक्साइड में, ठीक है, और उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा जो देखो सल्फाइड के ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए पहले हमारे पास जो भी सल्फाइड के ओर होते हैं या कार्बोनेट के ओर होते हैं, उनको पहले हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, देन हम उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, तो जो हमारा HgS है वो मरकरी का सल्फाइड और यानी सिनेबार है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट करने पर ये बन जाता है HgO और SO2। HgO क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसमें मेटल ऑक्साइड, और हमेशा सल्फाइड के ओर में कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, अब दूसरा जो है, ये हमारा जो HgS है, ये कैसा मेटल था, लो रिएक्टिविटी का। अब एक हम यहाँ पे मीडियम रिएक्टिविटी का लेते हैं, जो है हमारा ZnS, जिसको जब हम O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन ऊपर वाली बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2HgO और 2SO2। तो जब हमारा ZnS है, जो हमारा जिंक का ओर है, उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। नाउ रिएक्शन बैलेंस, ट्वाइस ऑफ ZnO और 2SO2। और ये कौन सी रिएक्टिविटी का है, ये हो गया हमारा इसमें मीडियम रिएक्टिविटी का। अब देखो दोनों केसेस में हमारे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, HgO और ZnO। अब हम इनका क्या करा देंगे, रिडक्शन। तो सबसे पहले रिडक्शन में हम कराएंगे मरकरी का, फॉर मरकरी, मरकरी के केस में HgO को जब हम हीट करेंगे तो उससे मिलेगा हमारा Hg और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेटल निकल गया, ये कौन सा था, ये था हमारा लो रिएक्टिविटी का। वहीं अगर हम जिंक की बात करेंगे, तो जिंक में जो हमारा ZnO है, वहां पे हम एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, ये है हमारा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोक, जिसकी मदद से हमारा जो ZnO है वो हीट करने पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन को करता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हुए, सबसे पहला रोस्टिंग, देन उसके बाद रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। दो जो हमारे सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिल्वर है वो ब्लैक होता है क्योंकि उसके ऊपर हमारे कौन सा कंपाउंड आके रिएक्ट कर जाता है, सल्फर कंपाउंड आकर के रिएक्ट करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और वो किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, Ag2S की फॉर्मेशन को कर लेता है। यानी जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो है हमारा Ag2S, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगर रिएक्शन की बात की जाए तो ये होगा Ag, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S प्लस में H2O। तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसमें ऑक्सीजन गैस के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ HgS, H2S एंड 4Hg गिव्स Ag2S, जो कितना है 2 एंड 2 H2O। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, व्हाई शुड द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देम।
क्यों हम मेटल सल्फाइड्स के ओर हो या कार्बोनेट्स के ओर हो, उनको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं जब हम मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना बहुत इजी है, यानी मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है एज कंपैरिजन टू मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर से। इस वजह से पहले हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ओर्स को, देन मेटल ऑक्साइड से हम उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि द रिडक्शन ऑफ मेटल, यानी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू metal is significantly easier than the direct reduction of metal sulfides और कार्बोनेट्स। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें मेटल ऑक्साइड्स की, तो देखो क्या बोला गया है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, metal oxides can be reduced using common reducing agents like कार्बन। कार्बन में भी हम किसका यूज करते हैं, उसमें कोक का, और अदर रिएक्टिव मेटल्स। तो इसी वजह से हमें जो सल्फाइड का ओर हो या फिर कार्बोनेट का ओर हो, हमें दोनों ओर को पहले किसमें चेंज करना होता है, मेटल ऑक्साइड में। उसके बाद हम उसे मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर अवर लाइफ। जो ये स्टेनलेस स्टील है वो बहुत यूजफुल मटेरियल है अपनी लाइफ के लिए। इट्स स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ। जो हमारी ये स्टेनलेस स्टील होती है वो मिक्सचर होती है किन किन कंपाउंड्स का, देखो इसमें हमारा आयरन भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इसमें निकल और कॉपर भी, क्रोमियम भी हमें देखने को मिलेगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर। अगर हम कॉपर को एयर में ओपनली रखते हैं, इट स्लोली लॉसेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग। तो जो हमारा कॉपर का ब्राउन सरफेस है उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलेगी, वो किसकी वजह से होती है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो कॉपर के ऊपर हमारा वहां पे जो है किसके कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, कॉपर कार्बोनेट, यानी CuCO3.CuOH2 की। तो ये जो हमारा CuCO3 कॉपर कार्बोनेट है, इसकी वजह से जो हमारा ब्राउनिश कलर होता है कॉपर का, वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है। यानी 16 का कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। Question number 17. Generally, metals are solid in nature. Which one of the following metal
इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो देखो जो जनरली हमारे मेटल्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन का एक हमारे पास ऐसा केस है जिसमें जो हमारा मेटल है वो सॉलिड स्टेट में ना रहकर किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और उसका सिंपल एक एक्सेप्शन क्या है, वो है हमारा मरकरी यानी Hg। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Question number 18. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten states? बोला गया है इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके उनके क्लोराइड से निकाला गया है उनकी मोल्टन स्टेट से। तो पहला है हमारे पास इसमें सोडियम, सेकेंड है कैल्शियम, थर्ड है Fe यानी आयरन और फोर्थ है हमारा इसमें कॉपर। तो जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होंगे इन चारों में से, सोडियम और कैल्शियम। ये जो सोडियम और कैल्शियम मेटल्स हैं इन ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल हैंगे। तो जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों नाम आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में और लो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स होते हैं उनमें हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस लगाते हैं, लेकिन जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हम उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, मतलब उनके अंदर शाइन देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास यहाँ जो चारों ऑप्शन है उसमें से एक नॉन मेटल ऐसा है जिसके अंदर लस्ट्रस यानी शाइन देखने को मिलती है। तो वो हमारा एक्सेप्शन का केस किसका है, आयोडीन का। यानी 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। Question number 20. Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salts by other three metals? हमें बताना है कि इन चारों मेटल में से कौन सा एक ऐसा मेटल है जिसको, कौन सा एक ऐसा मेटल्स है जो उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो देखो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को वहां से एलिमिनेट करके उसके साथ बॉन्डिंग करता है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर। और अगर हम इसको इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से लगाएं तो सबसे पहले आएगा हमारा इसमें मैग्नीशियम, देन जिंक, उसके बाद कॉपर और लास्ट में आएगा हमारे पास इसमें सिल्वर यानी Ag। तो सिल्वर कैसा मेटल है, सिल्वर हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है इन चारों में से। और जो हमारे तीन रिएक्टिव मेटल्स हैं मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ये आसानी से सिल्वर को उसके सॉल्यूशन के सॉल्ट से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये एक ऐसा मेटल है जिसको इजीली हम उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। Question number 21. 2 ml each of
concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tube called A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tubes A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be, तो देखो क्या बोला गया है, हमारे पास 2 ml का concentrated HCl HNO3 और एक है हमारे पास, देखो ए, बी और सी। ए में है HCl, बी में है HNO3 और सी में हमारा HCl के साथ साथ HNO3 का सोल्यूशन है। अब इन दी रेशियो 3:1, ठीक है, ये जो HCl और HNO3 है वो किस रेशियो में, 3:1 में, ठीक है। अब अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया गया है, छोटा छोटा पीस रखा गया है मेटल का, यानी ए में भी है, बी में भी है और इसी तरीके से सी के अंदर भी है। अब बोला गया है नो चेंज अकर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इन दोनों में क्या हुआ है, किसी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो हमारा मेटल है वो डिसॉल्व हो गया है टेस्ट ट्यूब सी में, तो हमें उस मेटल के बारे में बताना है। तो जो हमारा मिक्सचर है HCl का और HNO3 का किस रेशियो में, 3:1 में, तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसमें एक्वा और जो हमारा एक्वा होता है वो हाईली कोरोसिव होता है एसिड्स के रिगार्डिंग। अब इसमें जो हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर है वो रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 के साथ अकेले, वही मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ यानी HCl के साथ और HNO3 के साथ, बट वो डिसॉल्व हो जा रहा है किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब सी के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो एक कैसा मेटल होगा, नोबल मेटल होगा, यानी जिसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कैसी होगी, लो होगी। तो इन चारों में से हमारा ऐसा कौन सा मेटल है, वो है हमारा इसमें गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, एन एलॉय इज, एक एलॉय क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजेनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो जो हमारा एलॉय होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं टू और मोर मेटल्स को, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कैसे मिक्स करते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें एलॉय का, तो एलॉय का एक एग्जाम्पल हो गया हमारा इसमें ब्रास, ठीक है, जो किसका मिक्सचर है, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। स्टील की बात की जाए तो स्टील में आता है हमारा आयरन और साथ में कार्बन। वहीं अगर हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज में हमारा कॉपर और टिन, ये दोनों आते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसका एलॉय बनता है, ब्रॉन्ज का एलॉय बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड होता है, नेगेटिवली चार्ज एनोड होता है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें हम अगर बात करें तो जो हमारा कैटायन होता है वो कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव, और जो हमारा एनायन होता है वो कैसा चार्ज करता है, नेगेटिव। वहीं अगर इलेक्ट्रोड्स की बात की जाए तो जो हमारा कैथोड होता है वो कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव, और जो हमारा एनोड होता है वो हमारा कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारा कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी इसमें जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 24 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं किसकी, जिंक की, तो हमें क्या मिलता है, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, डिपॉजिटेड ऑन एनोड, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड और रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो जब जिंक की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराई जाती है तो जो हमारा जिंक है वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम करते हैं इम्प्योर मेटल यानी जिंक की, तो उस कंडीशन में हमारा एनोड जो होता है एक थिन स्ट्रिप, एनोड जो होता है वो हमारा इम्प्योर मेटल होता है। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो हमारा एनोड है वो कैसा मेटल है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, ठीक है। और जो हमारा कैथोड है वो कैसा मेटल है, इसमें प्योर मेटल है। अब बोला क्या गया है, जो हमारा कैथोड होता है वो प्योर मेटल की स्ट्रिप होती है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर से, तो जो हमारा मेटल का आयन होता है वो इम्प्योर जो एनोड है यानी इम्प्योर मेटल जो एनोड है उसके साथ पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, बल्कि जो प्योर मेटल के आयंस होते हैं सॉल्यूशन के वो किस पे आके डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे, कैथोड पे आके डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन कट विथ अ नाइफ। मतलब एक एलिमेंट है जो हमारा ए है उस बहुत सॉफ्ट है, उसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है एयर के, इस वजह से उसको हम ओपन एयर में नहीं रखते हैं। वो वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट कर सकता है और हमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, हमारे पास जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इजिली हमें नाइफ से यानी चाकू से कट कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। यानी यहाँ पे जो वो एलिमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम, जिसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर फिनिश, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे भी हमने करा कि किस तरीके से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल और मीडियम रिएक्टिव मेटल के अंदर। सारे हमने ओर्स के बारे में बात की। मोस्टली आज के लेक्चर में हमने क्या कराया है, चैप्टर 3 जो है ये हमारा मेटल और नॉन मेटल इनके पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस किया है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वो आज के लेक्चर में बहुत कम था बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।